नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये हमसे पूछा था कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आज का ये वीडियो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर पर आधारित है। साथ ही आप यहाँ पर जानेंगे कि दोनों में किस में ज़्यादा दम है और कौन कितना आधुनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन में। हाल ही में भारत ने कुछ दिनों पहले अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का अनावरण किया, लेकिन चीन अब इस बात का दावा कर रहा है कि अब भारत के लिए स्टेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी और प्रशांत क्षेत्रों में चीनी क्षेत्र में अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट करना आसान हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए इन क्षेत्रों में पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि इन चिंताओं को अगर साफ किया जाए तो भारत की ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं है और भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत 2020 तक में भी तैयार नहीं हो पाया है। और आज तक भारत का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि भारत ने कभी किसी दूसरे क्षेत्र में यानी कि दूसरे देश के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अगर भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण सफल होगा तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत अब दूसरे देशों से जो महंगे हथियार हैं उन पर निर्भरता कम कर देगा। भारत का नया एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देगा, जिससे कि महंगे हथियारों का आयात कम किया जा सकेगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ न्यूक्लियर सबमरीन बेहद जरूरी हो जाती है, जो कि भारत को एक ट्रू ब्लू नेवी बनाएगा। भारत उन 10 देशों के एलीट वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग में भी शामिल है जिनके पास इस समय विमान वाहक पोत हैं। हालांकि इस बात में सबको आश्चर्य लगता है कि चीन को अपना पहला विमान वाहक पोत इतनी देरी में क्यों मिला। दोस्तों आज जो ये कंपैरिजन है वो चीन के लियोनिंग और भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का है और इन दोनों की तकनीकों और उपकरणों की तुलना करना काफी दिलचस्प बात बनती है। बात करते हैं हथियार और उपकरणों की यानी कि वेपन इक्विपमेंट्स की। लियोनिंग को इक्विप किया गया है आयसा और सी ईगल टाइप 381 3D रडार से, जिसे कि चाइना ने बनाया है, जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर है और इसका एल्टीट्यूड है 8000 मीटर का। इसका रडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। लगभग सभी आधुनिक जहाजों की तरह इसमें भी CIWS है। लियोनिंग चाइनीज टाइप 1030 CIWS से लैस है, जिसमें कि 10 बैरल है, जो कि 30 mm के एमुनेशन को 10,000 राउंड पर मिनट की दर से दाग सकता है। साथ ही ये जहाज चीनी FL3000N सैम से लैस है, जिसमें अपने सब टारगेट के लिए अधिकतम 9 किलोमीटर और सुपरसोनिक लक्ष्यों के लिए 6 किलोमीटर की रेंज है। खुद को पनडुब्बियों के हमले से बचाने के लिए इसमें ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है 12 ट्यूब रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। विक्रांत पर एल्टा MF स्टार रडार और इटली का सेलेक्स RAN40L रडार लगाया गया है। MF स्टार के पास लो फ्लाइंग अटैक मिसाइल के लिए 25 किलोमीटर से अधिक और उच्च उड़ान वाले विमानों के लिए 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। दूसरी ओर सेलेक्स RAN40L की अधिकतम सीमा 400 किलोमीटर है और न्यूनतम रेंज 180 मीटर है। प्रारंभिक चेतावनी और दुश्मन का पता लगाने के क्षेत्र में आईएनएस विक्रांत एक बेहतर विमान वाहक पोत है। हालांकि आईएनएस विक्रांत पर CIWS और LR सैम के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी अगर हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम आपको अपडेट भी करेंगे। आईएनएस विक्रांत 4 ऑटोब्रेड 76 mm इटली निर्मित कॉम्पैक्ट तोपों से लैस है, जो कि 120 राउंड पर मिनट तक 20 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता रखता है। वहीं वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर्स भारतीय स्वदेशी विमान वाहक पोत को ASW क्षमता प्रदान करेंगे और इसके लिए वे जिम्मेदार भी होंगे। भारत ने अभी तक इस बात को घोषित नहीं किया है कि उसके पास आईएनएस विक्रांत पर ऑन बोर्ड कितने ASW रॉकेट लॉन्चर्स होंगे। वहीं अगर बात करते हैं चीन के विमान वाहक पोत के विमानों को ले जाने की क्षमता के बारे में, तो ये करीबन 30 Su-33 डिजाइन पर आधारित स्वदेशी शेनयांग J-15 कैरियर आधारित मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को ले जा सकता है। हालांकि ये फाइटर अभी अपने परीक्षण के चरणों में है। नवंबर 2012 को 2 J-15 विमानों ने सफलतापूर्वक लियोनिंग पर अरेस्टेड लैंडिंग की। इसके अलावा इस पर फ्रेंच एरोस्पेटियल SA-321 सुपर फ्रीलॉन हेलीकॉप्टर पर आधारित चांग Z-8 का इस्तेमाल खोज और बचाव और पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए किया जा सकता है और ये सतह खोज रडार और एक फ्रांसीसी HS-12 डीपिंग सोनार से लैस है और फ्यूजलेस के स्टारबोर्ड के नीचे व्हाइट हैट A244S टॉर्पीडो ये ले जा सकता है। इस चाइनीज हेलीकॉप्टर की अगर बात करते हैं स्पीड की, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 239 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 135 नॉट्स। रेंज की बात करते हैं तो उसकी रेंज है 1020 किलोमीटर। रेट ऑफ क्लाइंब की बात करते हैं तो
इसका रेट ऑफ क्लाइंब है 6.7 मीटर पर सेकेंड। साथ ही ये KA-31 यानी कि कॉमॉव हेलीकॉप्टरों को भी अर्ली वार्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आईएनएस विक्रांत पर ऑनबोर्ड MiG-29 के इस्तेमाल में लाया जाएगा और MiG-29 भारतीय नौसेना के सभी समुद्री परीक्षणों को पूरा कर चुका है। MiG-29 के अलावा भारत स्वदेशी रूप से HAL LCA तेजस डेल्टा विंग विमान के लिए नौसैनिक संस्करण को भी इस पर ले जाएगा, जिसे अभी चालू होने में कुछ समय और लग सकता है। यही नहीं, चीन की तरह आईएनएस विक्रांत भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग ऑपरेशंस के लिए KA-31 हेलीकॉप्टर्स ले जा सकता है। इसके अलावा भारत ब्रिटिश वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एंटी सबमरीन और एंटी शिप ऑपरेशन के लिए कर सकता है। अगर बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसकी अधिकतम स्पीड है 112 नॉट्स यानी कि 208 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज है 1230 किलोमीटर की। रेट ऑफ क्लाइंब है 2020 फीट पर मिनट का। हालांकि यहाँ पर चीन का विमान वाहक पोत भारतीय विमान वाहक पोत की तुलना में अधिक जेट और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है, क्योंकि भारत में अभी इस चीज की काफी कमी भी है। भारतीय विमान वाहक पोत के द्वारा 20 एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टरों की तुलना में, जैसे कि मैंने बताया कि चीनी विमान वाहक पोत 30 एयरक्राफ्ट और 24 हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और ये भारतीयों पर चीन को एक अच्छा लाभ देता है। आपको बता दें कि इस समय ना तो J-15 और ना ही HAL का तेजस नौसेना के लिए तैयार है, हालांकि MiG-29 चालू है। वहीं अगर बात करते हैं चाइना के लियोनिंग की, ये 2200 क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 67,500 टन का है और स्पीड है 30 नॉट की यानी कि 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा। और आईएनएस विक्रांत की अगर बात करते हैं तो इसकी स्पीड है 28 नॉट्स यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की, तो ये 1400 क्रू मेंबर्स के साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40,000 टन का है। चीनी विमान वाहक पोत पर आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आईएनएस विक्रमादित्य के सामने ये जो विमान वाहक पोत है चीन के, वो थोड़े एडवांस हैं और थोड़े विशालकाय प्रतीत होते हैं। हालांकि J-15 को अपनी क्षमताओं को साबित करना भी बाकी है, जबकि MiG-29 के भारत और रूस के बीच अपना विश्वास अभी भी कायम रखता है। ये 4++ पीढ़ी का MiG-29 के लड़ाकू विमान है, जिसमें स्टिल्थ एयरक्राफ्ट को खोजने और पीछा करने की अनोखी क्षमता भी है। ये केवल भारत और रूस के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है और कोई अन्य देश इसका इस्तेमाल नहीं करता है, खासकर की बताई गई क्षमता के साथ। यही नहीं दोस्तों, सबसे खास बात किसी भी जंग में अनुभव की भी होती है और हम हमेशा अनुभव को सबसे ऊपर रखते हैं। आपको बता दें कि भारत के पास 1961 से विमान वाहक पोत का अनुभव है और यही नहीं, भारत के विमान वाहक पोत ने कई युद्धों में हिस्सा भी लिया है। ऐसे में भारतीय नौसेना अनुभव के आधार पर चीन से आगे है, खास करके विमान वाहक पोत के संचालन को लेकर, क्योंकि भारत 50 सालों से अधिक से इसका इस्तेमाल कर रहा है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के पास युद्धकालीन अनुभव भी रहा, जिसमें कि उस समय का आईएनएस विक्रांत, जिसने भारतीय नौसेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी बढ़त और जीत दिलाई थी। हालांकि चीन ने बताया है कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग का उपयोग केवल प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा और नए स्वदेशी विमान वाहक पोत को विकसित करने के लिए एक मॉडल के रूप में। हालांकि चीन के रूप में थोड़ा मुश्किल लगता है। एक बात और जो सबसे ज्यादा संदेह डालती है वो ये है कि लियोनिंग को एक फ्लोटिंग कैसीनो भी माना जाता था और आज ये J-15 को लैंडिंग बनाने की अनुमति दे रहा है। हालांकि अभी चीन के बारे में कोई ये नहीं जान पाएगा कि उसका आगे की रणनीति क्या है। यहाँ पर यह बात भी समझ में आती है कि चीन अपनी इमेज को बचाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अधिक से अधिक मात्रा में अपनी नौसेना में शामिल करना चाह रहा है। भारत और चीनी विमान वाहक टेक ऑफ के लिए पूर्व सोवियत विमान वाहक में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विमान को लॉन्च करने और लैंड करने के लिए शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कि स्टोबार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रणाली पर भरोसा करते हैं। हालांकि जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें कैटापल्ट अरेस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कि कैटोबार सिस्टम है। हालांकि स्टोबार को काफी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी लिमिट है कि ये हैवियर एयरक्राफ्ट जो कि पेलोड के साथ होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनका भी इस्तेमाल स्टोबार में नहीं किया जा सकता और युद्ध के समय में ये किसी भी विमान वाहक पोत को खतरे में डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर कैटोबार काफी अधिक उन्नत है और इसके लिए एक विमान वाहक पोत को बेहतर तरीके से डिजाइन और निर्माण किया जाता है। भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विशाल में इस तकनीक का इस्तेमाल करने की चुनौती ले रही है। इसके लिए भारत ने अमेरिका स्थित नॉर्थरोप ग्रुमैन से आईएनएस विशाल पर कैटोबार के लिए स्टीम कैटापल्ट
के क्रियान्वयन के साथ भारत की मदद करने की उसने पेशकश भी की है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन को उम्मीद है कि अगर भारत अपने विमान वाहक पर इस तकनीक को विकसित करता है और लागू करता है तो ये उनके E-2C हॉक-आई AEW एयरक्राफ्ट को, जो कि काफी भारी एयरक्राफ्ट होते हैं, उन्हें आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों भारत और चीन के पास क्षमता है जो कि एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये रहने वाली है कि दोनों अपने अपने एसेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि लियोनिंग J-15 के साथ अगर तैयार होगा तो उनका ये एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में प्रवेश करेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, क्योंकि वैसे भी चीन की हरकतें आप सबको ही मालूम है कि वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर भारत ने भी उससे काउंटर करने के लिए अपने पास एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा सामने रख दिया है। दोस्तों, वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी और इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।